वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, जिसको पहले किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स नाम से भी जाना जाता था। तो इसका ये पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने वो भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए और जल्दी ही हम इसके आगे के पार्ट्स भी लाएंगे, ये आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप आके वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो भाई देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसीई से लेके 600 सीई तक का है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम जब भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइम की बात को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि शायद आपको बुक में नहीं बताई गई है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। उसका टाइम पीरियड था 2600 से लेके 1900 बीसी तक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद वैदिक कल्चर आया, उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, उसके बाद नंद वंश आया। ठीक है, यानी कि नंद डायनेस्टी आई, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आती है। लेकिन हमारी बुक में वैदिक कल्चर के बारे में नहीं दे रखा, ना ही हर्यंका के बारे में दे रखा है, ना शिशुनाग के बारे में है, ना नंदा के बारे में है। आपके सिलेबस में हड़प्पन के बाद सीधा मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इसके बीच का जो है आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये जस्ट मैंने आपको एक सीक्वेंस के लिए बता दिया है कि जब आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, तो ऐसा नहीं है कि भाई कि हड़प्पन के बाद सीधा मौर्यंस आ गए थे। ठीक है, उसके बीच में ये पूरा एक ये चलता है। ठीक है, टाइम। तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। अब हम बात करें जो नंदा डायनेस्टी थी, जो कि आपको मैंने बताया मौर्यन से पहले थी। नंदा डायनेस्टी के जो फर्स्ट एम्परर थे उनका नाम था महापद्मानंद। अब ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसको सुनते जाना। इसी नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे उनका नाम था धनानंद। अब ये जो धनानंद थे, इनकी लड़ाई हुई थी भाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। आप सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। अब ये लड़ाई क्यों हुई थी भाई, कि आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं। उस आप ये समझ लो चाणक्य की धनानंद ने, आप ये समझ लो एक तरीके से मतलब उनका अपमान किया था। ठीक है, उनसे सही से कुछ वो पेश नहीं आए थे, और इस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने उसका बदला लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाणक्य खुद कोई राजा नहीं थे, वो किंग मेकर थे। ठीक है, ना कि वो खुद किंग थे। वो दूसरों को नीति सिखाते थे, ठीक है, राजनीति सिखाते थे, लेकिन खुद वो राजा नहीं थे। तो उसका बदला किसने लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया। किसको हरा के, धनानंद को। और धनानंद कौन था, नंद डायनेस्टी का लास्ट एम्परर। तो जब इसको हरा दिया तो इसी के साथ नंद डायनेस्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है उसको हम कह सकते हैं मौर्य वंश या मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो यहां से हमारी मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है और ये हमारा पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। तो आगे देखते हैं अब हम इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी धीरे 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 कुछ डेवलपमेंट्स होते रहे। जो आसपास का इलाका था, ठीक है, इंडस का और उसके आसपास का, और जो नदर जो हमारा इंडिया है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आपको पता है ऋग्वेदा हमारे वेद हैं। ठीक है, हिंदू शास्त्र की अगर हम बात करें, उससे अगर हम पीछे जाएं तो सबसे पहले हमारे वेद आते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद को लिखना शुरू किया लोगों ने, जो कि इंडस और जो मतलब आप कह सकते हो सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे। ठीक है, तो ऋग्वेद का एक मैंने यहाँ पे आपके सामने फोटो भी रखा है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये लिखना स्टार्ट हो गया था वहां पे ऋग्वेद। और आपको बता दूं, वो जो वैदिक कल्चर था उसको वैदिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसी टाइम में वेदों की जो है एक तरीके से आप कह सकते हो रचना हुई थी, बनने शुरू हुए थे। अब क्या होता है, एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। अब इस टाइम पे क्या होने लगा कि कुछ ऐसी सेटलमेंट्स आने लगी जो कि एग्रीकल्चरल थी। ठीक है, जो कि आप ये कह सकते हो कि जो खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, और ये जो लोग थे ये नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन प्लेट्यू में और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, इन इलाकों में फैले हुए थे। पेस्टोरल पॉपुलेशंस, ठीक है, जो आप एक तरीके से हम कहते हैं ना चरवाहे, जो इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं और पशुओं को चराते रहते हैं,
तो पेस्टोरल पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ पे अब एमरजेंस उनका होने लगा, डेक्कन में, और जो फर्दर जो साउथ का जो इलाका है, ठीक है, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इस साइड में, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो नीचे का ये जो इलाका हो जाता है आपका, और ये कर्नाटका का जो पार्ट है, यहाँ पे अब पेस्टोरल पॉपुलेशन आने लगी थी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब क्या होने लगा था, एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अब मैं आपको बताता हूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है पक्का कि जो ये बता सकता है कि हाँ वहां पे कोई किंग था, ठीक है, मतलब हर कोई एक अंदाजा लगाता है, लेकिन ये जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे भाई, इसमें 100% हमें एविडेंस मिलते हैं कि हाँ किंग है और किंग था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक तो यहाँ पे एक चेंज और आया कि न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल। देखो जो मतलब आपने पहले देखा था हड़प्पन्स जो थे, जो मतलब आपने देखा होगा बरियल्स वगैरह उनके होते थे, वो नॉर्मली जो बॉडी होती थी उसको दफना दिया करते थे, ठीक है, उसको बरी कर देते थे। लेकिन अब इस टाइम पे क्या होने लगा, मेगालिथ सामने आए। मेगालिथ क्या होता है, ये बड़े बड़े जो आप पत्थर समझ रहे हो ना, इनको हम मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ्स वर एलोबरेट स्टोन्स स्ट्रक्चर्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। ये जो हमारा सेंट्रल और साउथ इंडिया का पार्ट है वहां पे ये ज्यादातर मतलब दिखे हमें। दीज वर केप्ट ऑन द बरियल्स, और जिनको दफना दिया जाता था ना उनके ऊपर फिर इन पत्थरों को रख दिया जाता था, मेगालिथ्स को, बड़े बड़े पत्थरों को। सो ये कहीं ना कहीं एक न्यू मोड था डिस्पोजल का। डेड वर बरीड विद अ वाइड रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। और यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें, जो लोग मर जाते थे उनको मतलब बहुत सारे आयरन के टूल्स के साथ में और वेपन के साथ में बरी कर दिया जाता था। देखो अब यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज है कि आयरन का यहाँ पे जिक्र हुआ है। आपको बता दूं हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ भी आयरन का नहीं मिलता, हमें एक भी चीज नहीं है आयरन की, ये चीज याद रखना। ये मुझसे खुद जब मेरा वाइवा हुआ था तो मुझसे पूछा था टीचर ने कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन मिला है, तो इसको भाई याद रख लेना, आयरन नाम का कोई अंश भी नहीं था वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। लेकिन इस चैप्टर से अब आयरन भी स्टार्ट हो जाता है आना, ठीक है। तो आयरन के टूल्स वगैरह जो है डेड बॉडी के साथ में बरी कर दिए जाते थे, ये न्यू मेथड था। अब अगर हम बात करें सोर्सेज कौन से हैं जिनसे जो मतलब आप कह सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि भाई कि कोई राजा रहा होगा या ये सब होता होगा, किंगडम्स रहे होंगे, तो सबसे पहला सोर्स है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं, बेसिकली जो जैनिज्म और जो बुद्धिस्ट जो आप कह सकते हो, ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं। और कॉइन्स की अगर हम बात करें जो किंग्स ने जारी किए थे, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है। कुछ विजुअल मटेरियल्स भी हैं जिनको हम देख सकते हैं आज के टाइम में भी, ठीक है। आपने ये स्तंभ जरूर देखा होगा, ठीक है, लौह स्तंभ, ये आज तक है, ठीक है, और आज तक ये वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये सारे सोर्सेस हैं जो हमें बताते हैं कि भाई कुछ ना कुछ रहा होगा पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक है जेम्स प्रिंसेप एंड पियदस्सी। अब जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ये ऑफिसर थे, कहां के ऑफिसर थे, द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मिंट क्या होता है भाई, मिंट समझ लो, मिंट वो जगह होती है जहां पे कॉइन्स को बनाया जाता है, तो ये वहीं पे उस मिंट के एक ऑफिसर थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने क्या किया था, डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्टी, इन्होंने दो तरीके की स्क्रिप्ट्स को समझा था। आपको बता दूं हड़प्पन्स की जो स्क्रिप्ट्स थी उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है, ठीक है, वो अनडेसिफर्ड है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने समझ लिया था, यानी कि ब्राह्मी और खरोष्टी को अब पढ़ लिया गया था। द टू स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, और यही दो ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमें पुराने से पुराने इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में देखने को मिलती हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स का फोटो मैंने आपके सामने एक रखा है, आप इसको देख सकते हो अच्छे से ये कैसी दिखती थी, और खरोष्टी का भी फोटो मैंने आपके सामने रखा है, ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखती थी। अब आगे अगर हम बात करें, जेम्स प्रिंसेप डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द सोर्सेस मेंशन्ड अ किंग एज पियदस्सी। देखो जो ज्यादातर जो सोर्स मिले हैं जेम्स प्रिंसेप को, कॉइन्स हो, ठीक है, उस पे एक चीज जरूर लिखी हुई थी, वहां पे जो किंग होता है उस किंग की जगह वहां पे पियदस्सी लिखा हुआ था, ठीक है, किंग के नाम की जगह पियदस्सी लिखा हुआ था। अब ये पियदस्सी का क्या मतलब होता है, देखो पियदस्सी का लिटरली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि प्लीजेंट टू बी होल्ड। प्लीजेंट टू बी होल्ड का अब क्या मतलब होता है भाई, गुड लुकिंग, यानी कि ऐसा राजा जो देखने में अच्छा हो, जिसका फेस काफी गुड लुकिंग हो, ठीक है, काफी प्लीजेंट पर्सनैलिटी हो, देखने में काफी अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि उस पर लिखा होता था, मेंशन होता था, जो भी सोर्सेस मिले हैं। फ्यू इंस्क्रिप्शंस रेफर्ड द किंग एज अशोका, और कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें जहां पे किंग के जगह अशोका लिखा हुआ था, ठीक है, यानी कि अशोका को ही किंग बताया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कोई ना कोई किंग था उस टाइम पे। अब आगे देखते हैं, अशोका, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा,
ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और जो बुद्ध आप कह सकते हो, जो बुद्ध धर्म के अंदर या जो रिलीजन है उनका, जो भी उसमें टेक्स्ट जो हमें मतलब मिलते हैं, उसमें अशोका के बारे में कहीं ना कहीं चीजें मेंशन मिलती हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स थे। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा यानी कि बीसी जो था, ये मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, ऐसा क्या हुआ था भाई इस टाइम में। ठीक है, 600 आप कह सकते हो बीसी से लेके और ये 600 सीई के बीच में ऐसी क्या चीजें हुई जो इसको काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट माना जाता है इस टाइम पीरियड को। सबसे पहली चीज थी आयरन। मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरन हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था, लेकिन आयरन यहाँ पे आ गया था। सेकंड जो चीज थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ कोइंस। हड़प्पन के वहां पे कोइंस का इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम आगे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे अब क्या होता है, कोइंस मिलने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, जो आर्कियोलॉजिस्ट को कोइंस मिले हैं। ठीक है, तो कोइंस का डेवलपमेंट काफी अच्छा था, इवन गोल्डन कोइंस भी मिले हैं। एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। अब यहाँ पे स्टेट्स का एमरजेंस होने लगा है, जैसे आज के टाइम पे हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, उसी टाइम पे जो सबसे पहले जो एंशियंट जो हमारे अर्ली जो स्टेट्स थे, उनका एमरजेंस होने लगा था। राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स। अब यहाँ पे कुछ नए रिलीजन हमारे सामने आए, जिसमें से पहला था बुद्धिज्म और दूसरा था जैनिज्म। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि मेजर टर्निंग पॉइंट बताती हैं इस 6th सेंचुरी बीसीई को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे में हमारे यहाँ पे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं। कुछ वो जो अर्ली टाइम था हमारा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी कुछ स्टेट्स थे। उन स्टेट्स को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास और जनपदास। अब महाजनपद क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जिस तरीके से आज हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, उसी तरीके से जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, वहां पे कुछ इस तरीके से स्टेट्स हुआ करते थे जिनको महाजनपदास कहते थे। टोटल 16 थे ये महाजनपदास। ठीक है, इसको हम महाजनपद भी कहते हैं। काशी, कौशल, अंगा, मगधा, वज्जी, मल्ल, ठीक है, शेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सका, अवंती, गंधार, कंबोज, ये सारे ऐसे महाजनपद थे जो फेमस थे, काफी बड़े बड़े थे, इस पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ महाजनपदास। क्या मतलब इसके अंदर क्या फीचर्स थे। देखो, सबसे पहले तो राइज ऑफ 16 महाजनपदास। टोटल 16 महाजनपद का जो है मतलब राइज होता है यहाँ पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। दीज स्टेट्स वर इधर रूल्ड बाय किंग्स और गणास और संघास। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज हम इंडिया में भी देखें तो हर स्टेट का अलग सीएम होता है, हर स्टेट को कोई अलग बंदा रूल करता है। उसी तरीके से जो उस टाइम पे जो महाजनपद थे, उसको सभी महाजनपदों को कोई एक राजा नहीं था जो रूल करता था, सभी के लिए अलग अलग किंग्स होते थे, या फिर गणास होते थे या संघास होते थे। अब ये क्या होता है, ये ओलिगार्कीज होती हैं। जैसे कि जो ओलिगार्की होती है, ये एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें जो पावर होती है उसको शेयर कर दिया जाता है ग्रुप के अंदर। ठीक है, एक तरीके से वहां पे कोई सिंगल ऐसा बंदा नहीं होता जिसके ऊपर सारी पावर हो। ठीक है, एक ग्रुप मिलके वहां पे रूल करता है उस एरिया को। तो दो तरीके से महाजनपदास को रूल किया जाता था। एक तो भाई सिंगल जो किंग होता है वो करते थे। ठीक है, जैसा कि आप आगे पढ़ोगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, या बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, ये एक ऐसे सिंगल किंग्स थे जिन्होंने अपने अपने एरियाज को, अपने अपने महाजनपदास को रूल किया। और कुछ गण और कुछ संघ भी होते थे। गण की अगर हम बात करें तो इज अ ग्रुप ऑफ असेंबली विद मैनी मेंबर्स। ठीक है, गण का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब यही होता है कि भाई एक ग्रुप होता है ये असेंबली का, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जिसमें राजा भी होते हैं बहुत सारे। मैंने आपको बताया ना, गणा और संघा में क्या होता है, लोग मिलके शासन करते हैं। संघा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संघ को आप कह सकते हो एक एसोसिएशन की तरह होता है ये। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। भाई जैसे आज के टाइम पे हर स्टेट की एक कैपिटल होती है, वैसे ही महाजनपद की भी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, जिसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता था, चारों तरफ से भाई उसकी जो है किलेबंदी कर दी जाती थी। द स्टेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द फोर्टिफाइड सिटीज। अब जो भी स्टेट होता था, जो भी महाजनपद होता था, उसको भाई कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपनी, अगर सिटी को फोर्टिफाइड रखना है, यानी कि मान लो ये बीच में सिटी है, इसको सेफ मतलब सेफ्टी के पर्पज से या डिफेंस के पर्पज से चारों तरफ से अगर इसकी फोर्टिफिकेशन करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए होंगे, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ठीक है,
अब क्या होता है, इट वॉज कंसिडर्ड फेयर टू प्लंडर नाइबर स्टेट्स फॉर रिचेस। ये बिल्कुल भी सही माना जाता था। आप ये समझ लो, जो हम ये कहते हैं ना लूट मार करना और किसी दूसरे स्टेट को जाके लूट लेना, तो ये उस टाइम पे बिल्कुल जायज माना जाता था, कुछ इसमें गलत नहीं माना जाता था। और एक स्टेट यानी कि एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को या जनपद को जाके लूट भी लिया करता था, कोई बड़ी बात नहीं होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझा दूं, अगर आप कंफ्यूज हो, ये जो जनपद है, ठीक है, जनपद का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, जना यानी कि लोग, और पद का मतलब क्या होता है, पैर। तो ऐसी जगह जहां पे लोगों के पैर पड़ते हों, यानी कि जहां लोग रहते हों, और जहां पे ज्यादा लोग रहते हों, वो महाजनपदास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेड्स की, रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मींस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, यानी कि दूसरे स्टेट पे या दूसरे महाजनपद या जनपद पे रेड मारना, ठीक है, बिल्कुल लीगल माना जाता था। पैसे को इकट्ठा करने का एक तरीका था, ये बिल्कुल लीगल माना जाता था इसको, कि भाई किसी पे भी जाके रेड मार दो, लूट मार कर दो, ये बिल्कुल लीगल था उस टाइम पे। अब क्या होता है, सम स्टेट्स मेंटेन्ड परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज। आर्मी की बात करें तो भाई देखो, जब अब कोई राजा है, उसकी अगर पूरी प्रजा है, उसका पूरा स्टेट है, महाजनपद है, तो उसको आर्मी भी चाहिए। तो भाई ये सब जब चलता रहा लूटमार वगैरह, तो अब यहाँ पे जो किंग्स होते थे उन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी रिक्रूट करनी शुरू कर दी। और ये जो होते थे, ये पीजेंट्री आर्मीज होती थी, यानी कि जो वहां के किसान होते थे उनको ही आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। और वहां पे कुछ रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज भी होती थी। आपने आज के टाइम पे भी देखा होगा कि नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पूरे आप एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, आप समझ लो। तो उस टाइम पे भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे और आर्मीज हुआ करती थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीजें, आइए देखते हैं। और ये है क्या, द ब्राह्मण्स हैड बिगन टू कंपोज संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मशास्त्रास। धर्मशास्त्रास को किसने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा, ठीक है। दीज कंटेंट, अब इनमें होता क्या था भाई, धर्मशास्त्र का फोटो भी मैंने आपके पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। धर्मशास्त्र में क्या लिखा होता था, इसमें आप समझ लो जैसे आज के टाइम पे हमारा संविधान होता है ना, जिसमें रूल्स लेके होते हैं कैसे देश चलाया जाएगा, वैसे ही धर्मशास्त्रास में रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं कि कैसे रूलर को काम करना है, कैसे जो सोशल जो और क्लासेस हैं उनको कैसे क्या काम करने हैं, वो सारी चीजें धर्मशास्त्र में होती थी। द धर्मशास्त्रास एडवाइज द रूलर्स टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम कल्टीवेटर्स एंड ट्रेडर्स। और यहाँ पे धर्मशास्त्र ही रूलर्स को ये बताता था कि उनको टैक्स कलेक्ट करना है, किनसे, जो कल्टीवेटर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं। और क्या होता था, फंक्शंस ऑफ द रूलर्स वर टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम पीपल, ठीक है। रूलर का यही काम होता था कि भाई जाके उसको टैक्स लेना है। टू मेंटेन फोर्टिफाइड सिटीज, ये टैक्स किस लिए मतलब लिए जाते थे, जो वो शहर होते थे, जो सिटीज होती थी, जो महाजनपद होते थे, उनकी जो फोर्टिफिकेशन होती थी उसको मेंटेन करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो इसीलिए टैक्स लिए जाते थे। आर्मी के लिए भी भाई पैसा चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए ही टैक्स को लिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है द किंगडम ऑफ मगध, ठीक है, फर्स्ट अमंग द 16। अब मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसका नाम है मगध। अब ये कैसा था, आइए देखते हैं। मगध को आप ये समझ लो आज के टाइम का जो बिहार का इलाका है, प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है, मगध आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये एंशिएंट मैप है। यहाँ पे आज के टाइम का जो बिहार है वो किसी टाइम पे बहुत टाइम पहले मगध हुआ करता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो ये बिहार का हिस्सा रहा और ये आपका मगध रहा, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैप का, उसमें भाई इंडियन मैप आता है जो लेटेस्ट वाला है, तो मैंने आपके सामने दोनों ही मैप रख दिए हैं। अगर आपके पेपर में ये मगध को अगर लोकेट करने के लिए आता है, तो आप यहाँ पे जो बिहार का इलाका है इसको बिल्कुल लोकेट कर सकते हो, तो भाई इसको आप लोकेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो मगध की अगर हम बात करें तो ये काफी एंशियंट एक तरीके से किंगडम था, ठीक है, काफी पुराना। बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ये 6th एंड 4th सेंचुरी के बीच में इतना ज्यादा पावरफुल महाजनपद बन चुका था, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी थे, कुछ कॉज भी थे, ठीक है। इट हैड सम स्पेशल एडवांटेजेस ओवर अदर्स, जो बाकी के जो 15 महाजनपदास थे उनसे कहीं ज्यादा इसके अंदर ताकत थी, और वो कुछ एडवांटेजेस थे स्पेशल जो कि औरों में नहीं थे। वो क्या थे, आइए देखते हैं। नेचुरल डिफेंस ड्यू टू हिल्स सराउंडिंग इट्स एंशियंट कैपिटल राजगहा, हाउस ऑफ द किंग, यानी कि जो मगध का जो इलाका था भाई उसके चारों तरफ आप ये कह सकते हो हिल्स थी,
ठीक है, और बीच में मगध पड़ता था। तो एक तरीके से इसको नेचुरल एक डिफेंस मिलता था, ठीक है। और जो मगध का जो कैपिटल था, ठीक है, वो काफी पुराना कैपिटल था वहां का, जिसका नाम था राजगहा। राजगहा जो मगध की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, उसका मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग ये बात है। लेटर इन द 4th सेंचुरी बीसीई द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, जिसको आज के टाइम पे हम पटना कहते हैं, ठीक है। पहले यहाँ की एंशिएंट कैपिटल क्या थी? राजगहा थी, राजगीर भी कहते हैं जिसे, ठीक है, जो आज का बिहार है। और अगर बाद में अगर हम बात करें 4th सेंचुरी तक आते आते, बीसी तक आते आते, इसकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र की तरफ, ठीक है। और अगर हम बात करें, मगध काफी ज्यादा रिच था एग्रीकल्चर में, यहाँ पे कल्टीवेशन काफी अच्छा होता था, ठीक है। और यहाँ की जो मतलब आप कह सकते हो ना, आसपास नदियां भी थी, गंगा नदी भी यहाँ पे आती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर काफी ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ और काफी अच्छा रहा। आयरन की माइंस थी, जो कि आज भी हैं झारखंड के अंदर, अगर आपने देखा हो, ठीक है। आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। जो वहां की आयरन की जो माइंस थी, ठीक है, वो काफी ज्यादा उनको फायदा पहुंचाया, क्योंकि आसानी से भाई रिसोर्सेज मिल गए टूल्स को और वेपन्स को बनाने के लिए। अगर आपको अपना डिफेंस चाहिए, अपनी रक्षा चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज तो इनको अपने घर पे ही मिल गए, तो इसलिए मगध सबसे ज्यादा पावरफुल होता चला गया। अब आगे क्या हुआ भाई, यहाँ पे सेना के अंदर अगर हम बात करें, आर्मी में, तो हमें कुछ एलिफेंट्स भी चाहिए होते थे, और वो एलिफेंट्स तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपोनेंट है ये तो आर्मी का, ठीक है, काफी ज्यादा। और ये उनके फॉरेस्ट में ही मिल जाया करते थे भाई मगध के, तो ये भी इनको एक बढ़िया चीज हो गई कि भाई एलिफेंट्स के लिए भी इधर उधर नहीं जाना, सब कुछ इनके मगध में ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें, चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, अब वहां पे आने जाने का जो रास्ता था, वो काफी ज्यादा चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन था, क्योंकि वहां पे आपको गंगा रिवर मिलेगी, ठीक है। और वहां पे ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा की, जो और भी नदियां हैं साथ की, वो सब वहीं पे थी मगध के आसपास, जिससे आने जाने में भी आसानी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कहीं जाना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती थी किसी तरह की। अब क्या होता है, बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स हु रोट अबाउट मगधा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट और कुछ जैन राइटर्स हैं जिन्होंने मगध के बारे में लिखा कि वहां पे कुछ एम्बियस किंग्स थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है, आप कह सकते हो। और उनके जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया कि किस तरीके से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, इस वजह से भी मगध काफी ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल होता चला गया। अब वो किंग्स कौन कौन से थे जो काफी ज्यादा एम्बियस थे, काफी पावरफुल थे? एक तो बिंबिसारा, ठीक है, अजात शत्रु, महापद्मानंद, ये ऐसे ऐसे नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो उस टाइम के काफी ज्यादा एम्बिशियस किंग्स थे। बिंबिसार की अगर मैं आपको बात बताऊं, ही वाज द फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ मगधा, ठीक है। मगध जो कि बिहार है आज का, वहां के सबसे पहले जो रूलर थे मगध के महाजनपद के, वो थे बिंबिसारा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इसी के साथ पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।